नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा मौका पिछले 8 साल में पहली बार आया जब मोदी, योगी और मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जमीयत, इनकी लाइन एक है, सब एक पेज पर है। एक हफ्ते में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं देखा गया। 10 दिन पहले तक मुस्लिम इलाकों में, मोहल्लों में, मदरसों में, मस्जिदों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कहीं मदरसों का सर्वे ये मिनी एनआरसी तो नहीं है, कहीं मदरसों को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है, कहीं सीएए की तरह एक नया आंदोलन तो खड़ा नहीं हो जाएगा, कहीं नया शाहीन बाग तो नहीं बन जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी पिछले 8 साल से मोदी के खिलाफ खड़े थे। पिछले 8 साल में एक भी मौका नहीं आया जब मदनी ने मोदी या योगी के किसी फैसले का समर्थन किया हो। लेकिन इस बार रुख बदला है। मदनी ने योगी के मदरसा सर्वे को सर्टिफिकेट दे दिया। इसके लिए जमीयत ने अपने मदरसों से जानकारी ली, सबसे पूछा, फिर कहा कि योगी के सर्वे की नीयत बिल्कुल ठीक है। क्या यह आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है? क्या जमीयत के एक फैसले से, एक मुहर से मुस्लिम वोट का पूरा कैलकुलेशन मोदी के फेवर में आ गया है? क्या 80 से 90% मुसलमान मोदी के साथ आएंगे, या अभी सिर्फ 6% मुस्लिम वोट पक्का हुआ है? योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा फॉर्मूला जिस पर मदनी ने मुहर लगा दी है। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें 17 से 17.5 करोड़ सुन्नी मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमाए हिंद है। 1 करोड़ 20 लाख मेंबर, इसमें 10 गुना ज्यादा फॉलोअर और देश भर में 1700 ब्रांच ऑफिस। हिंदुस्तान के हर 3 में से 2 सुन्नी मुसलमान जमीयत उलेमाए हिंद का फतवा मानते हैं। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा जमीयत उलेमाए हिंद चलाता है। देश भर के देवबंदी सुन्नी मदरसे कैसे चलें, इसकी गाइडलाइन भी जमीयत तैयार करता है। इतनी पहुंच, इतना बड़ा संगठन और इतने फॉलोअर हिंदुस्तान में ना तो किसी मुस्लिम नेता के हैं और ना ही किसी मुस्लिम संगठन के। ऐसी है जमीयत, और अब वही जमीयत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ है। हमने ये कहा है कि मदरसों को अपना निज़ाम दुरुस्त रखना चाहिए, हिसाब व किताब दुरुस्त करना चाहिए, उसको ऑडिट कराना चाहिए, अपने मदरसे के अंदर सफाई सुथराई रखनी चाहिए, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यही वो चीजें थी जो पूछी गई हैं हमने मदरसों के। उत्तर प्रदेश के मदरसा सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। अब जमीयत की लाइन वही है जो योगी सरकार की लाइन है। इसके पॉलिटिकल मायने क्या है, इसे बड़े कैनवस पर समझते हैं। मोदी प्लस योगी प्लस देवबंदी सुन्नी मुसलमान। अब तक सुन्नी मुसलमानों के 2% वोट भी बीजेपी को नहीं मिलते थे। जमीयत के साथ आ जाने से ये वोट परसेंटेज 2 से 20 भी हो सकता है और 2 से 40% तक भी जा सकता है। क्या मोदी के नाम पर सुन्नी मुस्लिम वोट बटेगा या मोदी को फुल सुन्नी वोट मिलेगा? प्यू रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमानों में से 85% से लेकर 87% तक सुन्नी मुसलमान हैं और बाकी 13% से 15% के बीच शिया मुसलमान हैं। इसी तरह 20 करोड़ मुसलमानों में 17 से 17.5 करोड़ सुन्नी है और 2.5 से 3 करोड़ शिया। सुन्नी मुसलमानों की लीडरशिप अभी 3 तरह की है। नंबर 1, मदनी की जमीयत जो नॉन पॉलिटिकल है और इसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। नंबर 2, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जो फुल पॉलिटिकल है। और नंबर 3, PFI जो फुल रेडिकल लाइन पर चल रहा है। इनके अलावा जमीयत इस्लामी और रजा एकेडमी जैसे संगठन भी हैं, लेकिन उनकी पहुंच वैसी नहीं है जैसी जमीयत की है।
2024 के चुनाव से पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की छोटी लाइन के जरिए मुसलमानों में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जमीयत ने बीजेपी के लिए बड़ी लाइन खोल दी है। 2019 में मुसलमानों के सपोर्ट के बिना बीजेपी को 37.5% वोट मिले थे। जमीयत का सपोर्ट अगर वोटों में तब्दील हुआ तो 24 में बीजेपी का वोट परसेंट 45 से ऊपर निकल सकता है। उत्तर प्रदेश के मदरसा सर्वे पर लाइन डिसाइड करने के लिए जमीयत ने दारुल उलूम देवबंद में बैठक बुलाई। इसमें 500 मदरसा संचालक और 5000 से ज्यादा मौलाना और उलेमा जुटे। 4 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग के बाद अरशद मदनी ने जमीयत की लाइन डिक्लेयर की। मदनी ने साफ साफ कह दिया कि मदरसा सर्वे पर योगी सरकार का फैसला सही है और विरोध के लिए हो रहा विरोध गलत है। जिन चीज़ों के बारे में सर्वे है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आया सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वहाँ तरीक़े हैं या नहीं हैं, सफाई सुथराई है या नहीं है, उनके ऊपर नाजायज़ सख्ती तो नहीं हो रही है, ये तो हर वक्त देखने का काम है सरकार का। इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, मदरसों का बनाना, हमें अपने मुसलमानों को मजहबी तालीम का देना या किसी भी अक़लियत या अक्सरियत को देना, ये उसका दस्तूरी हक है। इसके अंदर कोई ममानात की बात नहीं। लेकिन वहाँ किस तरह बच्चों को रखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको तो सरकार हर वक्त सर्वे कर सकती है। इसमें क्या परेशानी की बात है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमको तशवीश थी। लेकिन जब अमली मैदान के अंदर हम उतरे और हमने उनके काम को देखा तो हमारी तशवीश दूर हो गई। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसा भी आपने पहले कहा कि पहले आपको भी शायद आपके मन में भी कुछ सवाल थे, वही लोग बार बार पूछा करते थे, तो आपको सर्वे की बात जब शुरुआत में हुई तो आपको क्या लगा, किस बात से आपको लगा कि भाई नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? यकीनन हमें नहीं, हमें इब्तिदा के अंदर थी जो मुल्क के अंदर नफरत की सियासत चल रही है, हमें उस वक्त इसकी तशवीश थी कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये सर्वे कारण बन जाए इस बात का कि मदरसों के ऊपर निज़ाम को कसा जाए। हमें ये तशवीश थी। फिर उधर आसाम में भी कुछ मसले ऐसे हुए तो हमें तशवीश थी। लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई तो हमारी वो तशवीश दूर हो गई और हमारा दिल साफ हो गया कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमने उसका ऐलान कर दिया कि मदरसे वाले इस सर्वे के अंदर आने वालों का इस्तकबाल करें और वो जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब दें। इस वक्त तक हमें कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है कि जो मदरसे वालों के लिए तशवीश का सबब हो। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे शुरू कराया तो जमीयत को भी पहले संदेह था। मदनी फैमिली को डर था कि इससे मुसलमानों को परेशान किया जा सकता है। लेकिन दारुल उलूम से जुड़े हजारों मदरसों में से कहीं से एक भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई तो मदनी ने ट्रैक चेंज कर लिया। पिछले 14 साल से जमीयत 2 टुकड़ों में बटी थी। चाचा मदनी और भतीजा मदनी दोनों मिल चुके हैं और अब जमीयत एक है जिसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है। मदनी कहते हैं कि योगी सरकार की नीयत खराब नहीं है। अब वो सभी मदरसों के सर्वे के लिए तैयार हैं क्योंकि जहां सर्वे हुए वहां से कोई शिकायत नहीं आई। मौलाना साहब, जितने भी मदरसों में अब तक सर्वे हो चुका है, कहीं से क्या कहीं कोई ऐसी खबर आई कि कहीं कोई मदरसा चलाने वाले वो रिलक्टेंट हैं सर्वे में हिस्सा लेने के लिए या वो नहीं चाहते कि सर्वे हमारे नहीं, हमारे पास अभी तक कोई इत्तला ऐसी नहीं आई है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कहीं से वो खबर आए, लेकिन अभी तक हमारे पास सैकड़ों मदारिस क्या हजारों का हो चुका है सर्वे, लेकिन हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। ऐसा तो है कि जो बड़ा मदरसा है जिले का, उसको कह दिया गया कि आपने जो हमें रिपोर्ट दी है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, आप इसी तरह अपने मदरसों से रिपोर्ट ले करके अपने पास जमा करा दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, मसला ख़त्म, हम नहीं जाएंगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा कर दिया, ख़त्म हो गए, मुतमईन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले के अंदर। यानी उनका जो मामला है मदरसे वालों के साथ वो मदद करने का है, कोई ख़राब मामला नहीं है।
आज जैसे मदरसे दिखते हैं, मदरसे हमेशा ऐसे नहीं थे। मुगल काल में मदरसों का नया सिलेबस बनाया गया था। अकबर के समय मदरसों में मैथ्स, नेचुरल साइंस, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी। लेकिन अंग्रेजों का समय आया तो मदरसे मैथ्स और साइंस से दूर और दीनी तालीम के करीब होते चले गए। 18वीं सदी के कट्टर धार्मिक स्कॉलर शाह वलीउल्लाह दहलवी ने मदरसों में वैज्ञानिक शिक्षा का विरोध किया। 1866 में स्थापित दारुल उलूम देवबंद ने अंग्रेजों की तरह साइंस को भी अपना दुश्मन समझा। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक के मदरसों में अभी वही सिलेबस चलता है जो दारुल उलूम देवबंद में तैयार होता है। यूपी में मदरसा सर्वे के बाद जमीयत और दारुल उलूम मदरसों का सिलेबस चेंज करने को तैयार हो गए हैं। दारुल उलूम का प्रपोजल है मजहबी तालीम से पहले छात्रों को अब 10वीं पास कराई जाएगी। मदरसे के छात्रों को 10वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मदरसे के छात्र 15 साल की उम्र में 10वीं पास करेंगे। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद दीनी तालीम दी जाएगी। नए सिलेबस में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट भी होंगे। नया सिलेबस अगले साल से लागू कर दिया जाएगा। आज एजुकेशन की जो नया प्रोग्राम आया है उसके अंदर ये है कि हर बच्चे को 10वीं 12वीं तक पास करना जरूरी है। हमने आज अपने निशाने को बदला है कि हमें किस तरह चलना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने इस सिलसिले के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है कि हम बच्चे की 14 साल या उससे कुछ ज़ायद 15-16 साल तक बच्चे को पहुंचते पहुंचते हम उस बच्चे को 10वीं पास करा देंगे। फिर उसके बाद जब वो बच्चा हमारी धार्मिक तालीम के अंदर चलेगा तो उस धार्मिक तालीम के अंदर जैसे आज तक वो केवल धर्म की तालीम लेता था और हम उसको केवल धर्म की शिक्षा देते थे, हम उसको धर्म की शिक्षा देंगे। हमने अपने अंदर दारुल उलूम देवबंद ने ये बदलाव कबूल किया है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ने अगर चाहा तो हम आने वाले दिनों के अंदर बच्चे को 10वीं तक की तालीम, अरबी तालीम यानी धार्मिक तालीम पढ़ाने से पहले उसको फारिग कर देंगे। ये अब हमने प्रोग्राम बनाया है दारुल उलूम देवबंद में, जो अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल से उसको शुरू कर देंगे। पन्नी साहब, अगर मैं ठीक समझा जो आपने भी बताया, अब से जो मदरसों में पढ़ाया जाएगा दारुल उलूम के, वो 10वीं तक नॉर्मल शिक्षा होगी जैसा बाकी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है और भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। नॉर्मल शिक्षा भी होगी। अच्छा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये बाकी विषय भी साथ साथ पढ़ाए जाएंगे और 10वीं का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ साथ पढ़ाए जाएंगे, मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो अभी जो हम लोग देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मदरसों में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी मदरसों में जो है वो केवल और केवल दीनी तालीम दी जा रही है, या फिर ऐसा हम सुनते हैं कि सरकार ने प्रोग्राम चलाया था, खासकर सरकार के जो एडेड मदरसे हैं, कि वहां पर भी उनको और विषय पढ़ाए जाएं। तो आज के मदरसों में क्या और शिक्षा भी जारी है बच्चों को? नहीं, आज के मदरसों के अंदर हर जगह नहीं, हर जगह वो सिर्फ मजहबी और धार्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर दारुल उलूम जो सब मदरसों की माँ है, पढ़ाने वाले दुनिया के अंदर जहाँ भी पहुँचे हैं वो दारुल उलूम देवबंद ही की औलाद हैं और यहीं से पढ़कर निकले हैं या यहाँ से जो पढ़कर निकले हैं उनके शागिर्द हैं। अगर दारुल उलूम इस तरीके को अपना लेगा तो हमें यकीन है कि जितने मदरसे हैं सब इसी तरीके को अपनाएंगे। दीनी तालीम के इशू पर ही ओवैसी की लाइन और मदनी की लाइन अलग हो जाती है। ओवैसी मदरसों में सिर्फ इस्लामी शिक्षा देना चाहते हैं, मदनी वहां सभी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। मदरसे के बारे में ओवैसी के मुकाबले मदनी ज्यादा ऑथेंटिक आदमी है, क्योंकि ओवैसी सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं जबकि मदनी पॉलिटिक्स से दूर और तालीम के करीब हैं। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के बाद योगी आदित्यनाथ ने दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। लाउड स्पीकर के इशू पर भी मुसलमान पहले घबराए हुए थे,
लेकिन यूपी में कहीं भी किसी मुसलमान को तंग नहीं किया गया। लाउडस्पीकर अगर मस्जिद से उतरे तो मंदिर से भी उतरे। इसी तरह मदरसा सर्वे को लेकर भी मुसलमानों का डर खत्म हो रहा है। योगी के राजकाज का फंडा क्लियर है, जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी को बेवजह परेशान भी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। 2 महीने पहले हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही मोदी ने पार्टी को 24 का नया रूट समझा दिया था। तुष्टीकरण करने वालों की खैर नहीं, मगर मुसलमानों से कोई बैर नहीं। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं कर रही। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। मोदी ने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी है। पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी नहीं हो रही। योगी अपनी लाइन पर ही है। बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते से नहीं भटकती है। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक जैसा कोई बयान भी नहीं आया है। इसके बाद भी मदनी ने ट्रैक चेंज किया है। सवाल है कि क्या मदरसा सर्वे 2014 के बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। ओवैसी आज कैमरे के सामने आए, लेकिन मदनी के बयान पर कुछ भी बोलने से तौबा कर ली। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन की लाइन भी चेंज होने लगी है। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये मदरसों के अपलिफ्ट के लिए हो रहा है, फैसिलिटीज़ देने के लिए हो रहा है, मदरसों के बच्चों को अच्छी तालीम के लिए हो रहा है, टीचर्स को फैसिलिटीज़ देने के लिए हो रहा है, तो हम कब मना कर रहे हैं? हम स्वागत करते हैं। मौलाना ने जो कुछ भी कहा है वो अपने कैपेसिटी के अंदर उन्होंने कहा है, और हो सकता है कि उनको ये बात मालूम हो कि ये मदरसों के अपलिफ्ट के लिए हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। सपा के एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्क कभी पुरानी लाइन पर ही हैं, लेकिन चेंज तो उनको भी होना पड़ेगा, क्योंकि मदनी अब मोदी और योगी के सपोर्ट में है। हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला चल रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन पैरवी कर रहे हैं कि लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, लेकिन एक और तस्वीर है जो आपको देखनी चाहिए। यह तस्वीर हिंदुस्तान से करीब 2830 किलोमीटर दूर ईरान की है। ईरान इस्लामी मुल्क है, यहां लड़कियां एक नया आंदोलन कर रही हैं, हिजाब हटाओ आंदोलन। ईरान में लड़कियां हिजाब पहनना नहीं चाह रही हैं, हिजाब उतार रही हैं, हिजाब जला रही हैं। जो लोग मुसलमान बच्चियों को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं, उन लोगों को ईरान में शुरू हो चुके इस नए आंदोलन को बड़े गौर से देखना चाहिए। हिजाब के खिलाफ उठ रही आवाज को सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ईरान में 50 साल बाद फिर से लिबास का हिसाब हो रहा है। ईरानी महिलाएं हिजाब जला रही हैं। हिजाब को उतार कर फेंक रही हैं। कट्टरपंथी सोच को ईरानी महिलाएं चुनौती दे रही हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में हिजाब पहनना जरूरी हो गया। खुले बाल रखने पर दंड दिया जाता है, लेकिन ईरानी महिलाओं ने इस कट्टरपंथी सोच को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। ये गुस्सा, ये विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वजह है 22 साल की ईरानी युवती महसा अमीनी की पुलिस की पिटाई से मौत। यही वो तस्वीर है जब महसा अमीनी की ईरानी पुलिस ने बर्बरता से पिटाई की। अमीनी का यह वीडियो 13 सितंबर का है, जब उन्हें धार्मिक मामलों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अमीनी पर आरोप था कि उन्होंने सिर को ढकने के एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था, जिसकी वजह से ईरानी पुलिस ने उनकी पिटाई की। तस्वीरों में देख सकते हैं कि महसा अमीनी के साथ उनकी मां भी है। पुलिस वाले उनकी भी पिटाई कर रहे हैं। अमीनी को मारने पीटने के बाद एम्बुलेंस में डाल दिया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में महसा अमीनी की ईरानी पुलिस ने खूब पिटाई की, जिसकी वजह से उनकी हालत बेहद खराब हो गई। अमीनी की जब हालत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमीनी की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महसा अमीनी को कितना टॉर्चर किया गया। मजहबी कट्टरता ने अमीनी की जान ले ली। लेकिन ईरान की धार्मिक मामले की पुलिस दावे को झुठला रही है। ये वीडियो पुलिस स्टेशन का है। वीडियो में दिखाई दे रही महिला महसा अमीनी है। पुलिस का दावा है कि महसा अमीनी को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि परिवार दावे को झुठला रहा है। परिवार का कहना है कि महसा अमीनी महज 22 साल की थी। महसा को कोई बीमारी नहीं थी। पुलिस एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन में टॉर्चर की वजह से ही महसा अमीनी की मौत हुई है। पुलिस दावे और महसा अमीनी के परिवार की बातों की सच्चाई की जांच होगी। लेकिन ईरान में इस वक्त महसा अमीनी के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। ईरान में इस वक्त 1979 की इस्लामिक क्रांति का न केवल महिलाएं बल्कि नौजवान और युवतियां भी पुतला दहन कर रही हैं। हिजाब का हिसाब किताब हो रहा है तो महिलाओं के खिलाफ धार्मिक कट्टरता का विरोध हो रहा है। फिर चाहे वो तेहरान हो या फिर ईरान का कोई दूसरा शहर, हर जगह विरोध प्रदर्शन की आवाज बुलंद हो रही है। महिलाएं अब अपने हक की आवाज उठा रही हैं, जो ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से लगातार दबाई जा रही थी। ये ईरान की धार्मिक मामलों की पुलिस है। इनका काम है ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के लिए जो नियम कानून बने हैं उनका पालन करवाना। इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। धार्मिक कट्टरता के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को खुलेआम रौंदा जाता है। सिर से जरा सा हिसाब हटा नहीं कि ईरान की यह पुलिस मारपीट पर उतारू हो जाती है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ईरान में यह पिछले 4 दशक से हो रहा है। लेकिन महसा अमीनी की मौत ने ईरान की महिलाओं को कट्टरपंथ के खिलाफ लामबंद कर दिया है। दुनिया का हर मुल्क आज से 100 कदम आगे चलने के बारे में सोच रहा है, तरक्की करना चाह रहा है। लेकिन ईरान की महिलाएं 50 साल वापस जाना चाहती हैं। आज हर जगह तेहरान यूनिवर्सिटी की इन तस्वीरों की चर्चा होने लगी है। आज से 50 साल पहले ईरान इतना मॉडर्न था। ईरान की महिलाओं पर कट्टरपंथी सोच की पाबंदी नहीं थी। तेहरान की ये तस्वीरें ईरान में महिलाओं की खुली सोच का प्रतीक थी। 50 साल पहले ईरान दुनिया के बाकी देशों की तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। महिलाओं को खुलकर जिंदगी जीने की आजादी थी। न हिजाब की पाबंदी थी, न ईरान की धार्मिक पुलिस का खौफ। जितनी आजादी पुरुष को थी, उतनी ही आजादी महिलाओं को थी। लेकिन 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान में महिलाओं के जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल उल्टा हो गया। 1979 के बाद ईरान में महिलाओं से उनका नैतिक अधिकार छीन लिया गया। 1979 के बाद ईरान में महिलाओं के लिए चादर ओढ़ना जरूरी हो गया, हिजाब पहनना जरूरी हो गया। सिर अगर खुला मिल गया तो ईरान की पुलिस महिलाओं के साथ मारपीट करती है। ईरान में कई बार धार्मिक मामलों की पुलिस ने हिजाब न पहनने पर महिलाओं को मारा पीटा है। ईरान पुलिस की इसी धार्मिक कट्टरता का शिकार बनी 22 साल की महसा अमीनी, जिनके समर्थन में अब ईरान की महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं। धार्मिक कट्टरता को चुनौती दे रही हैं। इस्लामिक क्रांति के लिबास के कानून को उतारकर फेंक देना चाहती है, जिसको दबाने के लिए ईरान की पुलिस और सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो रही है। महसा अमीनी के समर्थन में जो भी आवाज उठ रही है उसे खामोश करने की कोशिश हो रही है।
तेहरान की सड़कों पर पुलिस फायरिंग कर रही है तो ईरान की गली गली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस के खिलाफ दीवारों पर ऐसे स्लोगन पटे पड़े हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर ईरान में क्रांति की मशाल जलाई जा रही है। महसा अमीनी की मौत से ईरान में बदलाव की बयार बह रही है। महिलाएं ही नहीं, कॉलेज के लड़के और लड़कियां भी ईरान में बदलाव की लड़ाई में साथ खड़े हैं। महसा अमीनी ने महिला हक की लड़ाई का जो आगाज किया था, कट्टरपंथी सोच को जवाब देने की जो कोशिश की थी, उसे अब पूरे ईरान का समर्थन मिल रहा है। ईरान उठने की कोशिश कर रहा है। ईरानी महिलाएं कट्टरपंथ से जंग लड़ रही हैं, लेकिन चरमपंथी मिजाज और दिमाग कहीं भी हो, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्माद और कट्टरपंथी जुनून से भरी ये तस्वीरें ब्रिटेन के लीस्टर शहर की हैं, जहां पर मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर पर लगे भगवा ध्वज को उखाड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस तमाशबीन बनी रही। मुस्लिम चरमपंथियों ने मंदिर के भगवे ध्वज को आग लगा दी। कट्टरपंथियों के इस झुंड ने लीस्टर शहर में वो सब कुछ किया जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो, और लीस्टर की पुलिस इसे रोकने में नाकाम रही। मुस्लिम कट्टरपंथ का यह सिलसिला ब्रिटेन में 28 अगस्त से चल रहा है। भारत ने एशिया कप के पहले मैच में जब से पाकिस्तान को पटखनी दी थी, तब से पाकिस्तानी मुस्लिम कट्टरपंथी आग बबूला हो गए थे। विवाद शुरू कर दिए, हिंदू लोगों को टारगेट करने लगे, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगा। मुस्लिम कट्टरपंथी ब्रिटेन में अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगे। ब्रिटेन की पुलिस बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। ये ब्रिटेन की तस्वीर है, जहां पूरा देश महारानी के शोक में डूबा है, लेकिन उसी ब्रिटेन में कुछ आवाजें उठ रही हैं। कुछ नारे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने ब्रिटेन के कानून की धज्जियां उड़ा दी। ब्रिटेन में उठ रही ये आवाजें परेशान करती हैं, डर पैदा करती हैं, तो इन आवाजों की गूंज सवाल भी पूछती है, जिसका जवाब हर कोई चाहता है। इंग्लैंड के राजा, रानी, राजकुमार सब बदल चुके हैं। कुछ वक्त बाद इनकी औपचारिक ताजपोशी का एक समारोह भी होगा, लेकिन बदलाव यहीं पर नहीं थमेगा। राजे महाराजों का दौर भले ही सदियों पहले खत्म हो चुका हो, लेकिन ब्रिटिश राजशाही वहां की जिंदगी में कुछ इस कदर घुली मिली है कि नीचे से लेकर ऊपर तक उनके सिस्टम में राजा रानी के निशान होते ही हैं। 70 साल तक यह व्यवस्था आराम से चलती रही, लेकिन अब नए दौर में रानी एलिजाबेथ के ये निशान ढूंढ ढूंढ कर मिटाने होंगे, ताकि नए राजा के लिए जगह बनाई जा सके। और यह अभियान सिर्फ ब्रिटेन नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों में चलेगा। सत्तर साल के राज के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की लंदन की सड़कों पर यह आखिरी सवारी थी। ब्रिटेन और इंग्लैंड के शाही झंडे में लिपटा क्वीन एलिजाबेथ का ताबूत एक बग्घी पर रखा गया। शाही परिवार के साथ ब्रिटेन की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों और क्वीन के निजी बॉडीगार्ड की टुकड़ी क्वीन के इस आखिरी सफर पर पैदल शोक की शाही धुन के बीच उनके साथ निकली।
वेस्टमिंस्टर एबी लंदन का ये वही मशहूर चर्च है जहां 1953 में महारानी एलिजाबेथ के सिर पर ताज पहनाया गया था। 70 साल बाद उनका आखिरी सफर इसी चर्च पर आकर थमा। समय का पहिया कैसे घूमता है इन दो तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर 1952 की है जब एलिजाबेथ अपने पिता किंग जॉर्ज छठे के अंतिम सफर में शामिल हो रही थीं, और दूसरी तस्वीर 70 साल बाद आज की है जब एलिजाबेथ अपने अंतिम सफर पर निकली। अपनी महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए सड़क के दोनों तरफ इंग्लैंड के लोगों का हुजूम जमा था। महारानी की आखिरी विदाई के शाही रीति रिवाजों की शुरुआत इसी चर्च में घंटियां बजने के साथ हुई। महारानी की जिंदगी के 96 सालों के लिए हर एक मिनट में कुल 96 बार घंटियां बजाई गईं। 70 सालों तक राज करने वाली महारानी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान समेत दुनिया भर के देशों के दिग्गज लंदन में दिखाई दिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महारानी एलिजाबेथ के प्रति सम्मान जताया। So to all the people of England, all the people of the United Kingdom, our hearts go out to you, and you were fortunate to have had her for 70 years. We all were. The world's better for her. Thank you. Mr. President, why did she remind you of your mother? Just because the way she touched when she leaned over, the way she had that look like, are you okay? Anything I can do for you? What do you need? And then also make sure you do what you're supposed to do. 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली थी। इसके बाद अगले 10 दिनों तक ब्रिटेन में राजकीय शोक रहा और 11वें दिन 19 सितंबर को उन्हें शाही रस्मों के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। अब ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कई देशों में एक नया युग शुरू हो रहा है। When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. My life will of course change as I take up my new responsibilities. एलिजाबेथ के बाद का ब्रिटेन कैसा होगा? ब्रिटेन में अब क्या क्या बदलने वाला है? महारानी के बाद दुनिया में क्या क्या बदलने वाला है? सत्तर सालों से ब्रिटेन का राष्ट्रगान यही था, जिसमें ईश्वर से ब्रिटेन की महारानी की रक्षा करने की प्रार्थना है। लेकिन अब ब्रिटेन की बागडोर महारानी नहीं, महाराजा के हाथ में है। एलिजाबेथ के बाद क्या क्या बदलेगा? सबसे पहले ब्रिटेन के राष्ट्रगान में बदलाव होना है। पहले राष्ट्रगान था गॉड सेव द क्वीन, अब इसे गॉड सेव द किंग किया जाएगा। गॉड सेव द किंग के तौर पर राष्ट्रगान आखिरी बार 1952 में गाया गया था। लेकिन राष्ट्रगान सिर्फ ब्रिटेन का नहीं बदलेगा। कई देश और भी हैं जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं और अभी तक महारानी को अपने राष्ट्र प्रमुख का दर्जा देते हैं। देखिए इन देशों पर क्या असर पड़ेगा। कनाडा में वैसे तो राष्ट्रगान के तौर पर ओ कनाडा गीत को कनाडा के राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस देश में रॉयल एंथम अभी भी गॉड सेव द क्वीन ही है। यानी कि अब कनाडा के रॉयल एंथम में गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग कहा जाएगा। न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रगान हैं। न्यूजीलैंड में 2 गीतों को राष्ट्रगान का दर्जा हासिल है। पहला है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड और दूसरा है गॉड सेव द क्वीन। ब्रिटेन की तर्ज पर अब दूसरे राष्ट्रगान में भी बदलाव होगा और इसे गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया है। 1974 तक गॉड सेव द क्वीन को यहां भी राष्ट्रगान का दर्जा हासिल था, लेकिन इसके बाद राष्ट्रगान की जगह एडवांस ऑस्ट्रेलिया ने ले ली। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में कोई बदलाव नहीं होगा।
राष्ट्रगान के बाद दूसरा बड़ा बदलाव है करेंसी नोट। ये है ब्रिटिश पाउंड की तस्वीर, ये है ब्रिटिश सिक्के। 5, 10, 20, 50 पाउंड का नोट हो या कोई भी सिक्का, करीब करीब हर सिक्के और हर नोट में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है। एलिजाबेथ के जाने के बाद ब्रिटिश पाउंड के सभी करेंसी नोट से एलिजाबेथ की तस्वीर हटाई जाएगी और अब किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए नोट छापे जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। इसी तरह सिक्कों में भी क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर है। इन्हें हटाकर अब किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले सिक्के तैयार किए जाएंगे। इसमें भी 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन राष्ट्रगान की तरह ही ब्रिटिश राजघराने की छाप ब्रिटेन के अलावा कुछ और देशों के करेंसी नोट में है। देखिए किन किन देशों के नोटों पर ब्रिटेन के नए शाही दौर का असर पड़ने वाला है। कनाडा के 20, 50 डॉलर समेत कई नोटों में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है, लिहाजा कनाडा के नोटों से महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर हटाई जाएगी। उनकी जगह किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए नोट छापे जाएंगे। न्यूजीलैंड के 20 डॉलर के नोट समेत कुछ और नोटों में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है। जाहिर है ये तस्वीर किंग चार्ल्स से बदलकर नए नोट छापे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भले ही ब्रिटिश उपनिवेश की निशानियों से खुद को दूर करता जा रहा है, लेकिन उसके भी 5 डॉलर के नोट पर अभी भी महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर छापी जाती है। जाहिर है ये नोट भी अब बदले जाएंगे। ये है ब्रिटिश पासपोर्ट की तस्वीर। पासपोर्ट के अंदरूनी पन्ने पर एक संदेश लिखा है। संदेश ब्रिटेन की महारानी का है कि इस पासपोर्ट के मालिक को बेरोक टोक आवाजाही की इजाजत है। तो बदलाव क्या होगा वो देखिए। पासपोर्ट पर अभी लिखा है हर ब्रिटेनिक मैजेस्टीज सेक्रेटरी, जिसे अब बदलना होगा हिज ब्रिटेनिक मैजेस्टीज सेक्रेटरी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के पासपोर्ट पर भी ब्रिटेन की महारानी का संदेश छपा होता है। लिहाजा एलिजाबेथ के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के पासपोर्ट पर भी हर मैजेस्टी की जगह हिज मैजेस्टी छापा जाएगा। जाहिर है इतने देशों के इतने सारे पासपोर्ट बदलने में काफी वक्त और काफी खर्च लगने वाला है, लेकिन ब्रिटेन में तो बदलाव की ये प्रक्रिया और भी लंबी चलने वाली है, क्योंकि वहां चप्पे चप्पे पर महारानी एलिजाबेथ के निशान हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और कई देश ब्रिटेन से आजाद होने लगे, ऐसे दौर में महारानी एलिजाबेथ ने राजगद्दी संभाली थी। आजादी के बाद भी कई देशों ने एलिजाबेथ को अपनी महारानी माना था, लेकिन उनके जाने के बाद ये तस्वीर भी बदल सकती है। एलिजाबेथ के जाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दायरा छोटा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, एंटीगा बरबूडा, जमैका, ये 3 देश ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ हैं। 2025 में इन तीनों देशों में जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह का मकसद खुद को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करना है। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कोहिनूर भी अचानक से बहुत चर्चा में आ गया है। ये कोहिनूर महारानी की अंतिम यात्रा में दिखाई दिया। ब्रिटिश ताज में जड़ा ये नायाब हीरा महारानी के ताबूत के ऊपर रखा गया था। 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कोहिनूर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक मीम्स और सवालों की बाढ़ सी आ गई। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में थी कि क्या एलिजाबेथ की मौत के बाद कोहिनूर भारत को वापस मिल जाएगा। कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत की गोलकुंडा खदान से साल 1100 के आसपास निकाला गया था। माना जाता है कि मूल रूप से ये 793 कैरेट का था, लेकिन वक्त के साथ और बार बार कटिंग के बाद अब ये करीब 105 कैरेट का रह गया है। ये भी मान्यता है कि सबसे पहले इस हीरे को दक्षिण भारत के किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंख की जगह पर जड़ा गया था। मुस्लिम आक्रमणों के दौर में तुर्कों ने मूर्ति से हीरा निकाल लिया और यहीं से कोहिनूर के मालिक बदलने की शुरुआत हुई। कोहिनूर को कभी बेचा खरीदा नहीं गया। इसे या तो जंग में जीता गया या फिर तोहफे के तौर पर दिया गया। करीब 1000 सालों के इतिहास में यह हीरा आगरा और दिल्ली से ईरान, अफगानिस्तान होते हुए वापस अखंड भारत के पंजाब पहुंचा। सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के तौर पर यह हीरा 1850 में इंग्लैंड पहुंचाया गया। 1851 में इंग्लैंड के हाइड पार्क में कोहिनूर की नुमाइश हुई। पहली बार 1902 में कोहिनूर ब्रिटिश ताज की शोभा बना।
पहली बार क्वीन अलेक्जेंड्रा ने इसे अपनी ताजपोशी में पहना। आजादी के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर को वापस करने की मांग रखी थी, जिसे इंग्लैंड ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी कोहिनूर की वापसी के लिए एक याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मामला खारिज हो चुका है। कोहिनूर के दावों पर इंग्लैंड की दलील यही है कि कोहिनूर हीरा उसके असली मालिक लाहौर के महाराजा ने महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया था, इसलिए इस पर किसी तरह का मोलभाव हो ही नहीं सकता। 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी ऐसी ही बात कही थी। कोहिनूर वापस करने के सवाल पर कैमरन ने कहा था कि अगर हम ऐसी मांगें पूरी करने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। यानी फिलहाल ये तो तय है कि कोहिनूर ब्रिटिश ताज की ही शोभा बढ़ाएगा, लेकिन सिर किसका होगा ये सस्पेंस अभी बाकी है। एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स इंग्लैंड के राजा बन गए हैं। चार्ल्स के साथ उनकी पत्नी कैमिला पार्कर को क्वीन कंसर्ट यानी राजा की पत्नी की शपथ दिलाई गई है। और इसी बात में कोहिनूर के भविष्य का पेच भी फंसा हुआ है। कैसे, ये समझिए। ब्रिटेन में राजा के साथ रानी या फिर रानी के साथ राजा की ताजपोशी का रिवाज नहीं है। 1952 में जब एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी, तब भी उनके पति प्रिंस फिलिप की राजा के तौर पर ताजपोशी नहीं की गई थी, लेकिन एलिजाबेथ ने अपने जीते जी बहू कैमिला पार्कर को क्वीन कंसर्ट बनाने की इच्छा जताई थी। क्वीन कंसर्ट का मतलब है राजा की पत्नी, जिसकी रानी के तौर पर ताजपोशी की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब किंग चार्ल्स की औपचारिक ताजपोशी होगी, तब कैमिला को भी महारानी के तौर पर ताज पहनाया जाएगा। तो जब राजा और रानी दोनों की ताजपोशी की जाएगी, तब एलिजाबेथ का वो ताज जिसमें कोहिनूर जड़ा है, वो चार्ल्स पहनेंगे या कैमिला, ये साफ होना बाकी है। जाहिर है इसका फैसला इंग्लैंड का राजघराना और उनके धर्मगुरु अपने रिवाजों के हिसाब से तय करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।